हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, जो कि कवर करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आई नो कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है इस सीरीज में, मतलब बहुत कम टाइम में जो है वीडियोस आ पा रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अभी किसी कारणवश। खैर, वो बात की बात है। अभी आप इतना देखिए कि जो है आज हमें पढ़ना है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। अब बात करी जाए कि भाई चलो एजुकेशनल राइट्स तो चलो प्रिजर्व करना जरूरी है, हर किसी को एजुकेशनल राइट्स मिलना चाहिए। बात करी जाए कल्चर की, तो फंडामेंटल राइट्स में कल्चर को इतने ज्यादा क्यों कह सकते हो बात करी गई है या इंपॉर्टेंस दी गई है कल्चर की। कल्चर को कि स्पेसिफिकली आर्टिकल ही इसके लिए डेडिकेट कर दिया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आप लोगों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ इंडिया में जो है होली खेली जाती है। होली का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है। इसमें जो है एक दूसरे को लोग क्या लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं। इसी तरह से साउथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ईस्ट इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे बिहार में क्या होता है, छठ पूजा होती है। क्या होती है बिहार में? छठ पूजा होती है। क्या साउथ इंडिया का बंदा जो है छठ पूजा मनाता है? नहीं मनाता। सो व्हाट आर दीज फेस्टिवल्स आर अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। ये जो है जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो क्या है, वो आपके कल्चर के ही पार्ट हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो कल्चर होते हैं, बहुत सारे जो यूनिक कल्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, उनके भी काफी ज्यादा यूनिक कल्चर्स होते हैं। इसी तरह से ईस्ट ईस्ट में ऐसे काफी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है क्या होता है, जो जब शादी होती है, जब शादी होती है तो लड़का जो है लड़की के घर आता है, जो लड़का जो है लड़की के घर आता है। ये क्या है, ये एक यूनिक कल्चर है या नहीं है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस स्टेट में ऐसा होता है। फिर आगे अगर मैं बोलूं, तो अब क्या है, ये यूनिक कल्चर है। इमेजिन करिए कि किसी कारणवश जो है, ये जो होली मनाने का जो फेस्टिवल है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लोग होली मनाना बंद कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जो आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी थी, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया की जो यूनिक आइडेंटिटी थी, वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। वो क्या हो रही है, धीरे धीरे गायब होते जा रही है। सो क्या ये चीज सही है? ऑफ कोर्स ये चीज सही नहीं है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी आ गया है हमारे कल्चर में। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा आ गया है। इसी तरह से जो है डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ईच कल्चर जो है वो डिप्लीट होते जा रही है। सो फंडामेंटल राइट जो है इसको प्रिजर्व भी करते हैं, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रिजर्व, यानी हर कल्चर की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, और जितने भी कह सकते हो फेस्टिवल्स होते हैं, जो यूनिक आइडेंटिटी होती है कल्चर को, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30। और ये किस में आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम क्यों मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। सो 29 की अगर बात करी जाए, तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये इसको पहले बात कर दो आप, यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है, जो कि रिजाइड कर रहा है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसका क्या है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है खुद का, ठीक है, उनके पास, सभी के पास राइट है उसको कंजर्व करने का। उसके पास, सभी के पास क्या है, राइट है कंजर्व करने का। यानी कोई भी जो सेक्शन ऑफ इंडिया है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पास क्या राइट है कि भाई वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अपनी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या करें, प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर कंजर्व कर सकते हैं, उनके पास राइट है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से किसी भी सिटीजन को जो है डिनाई नहीं करा जा सकता एडमिशन, किसमें, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहां पे जो है फंडिंग मिल रही है स्टेट से, जहां से जो मेंटेन कर रहा है स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 29 में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो किसी भी जो सिटीजन है, उसको एडमिशन डिनाई नहीं करा जा सकता ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, जो कि रिसीव करते हैं फंड या फिर एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, RRCL। यानी RRCL के आधार पे किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को एडमिशन की परमिशन जो है डिनाई नहीं करी जा सकती, उसको मना नहीं करा जा सकता कि भैया आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा इंस्टीट्यूशन है, जिसको कौन मेंटेन कर रहा है, या तो जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा है, या फिर जो कि रिसीव करता है
एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसमें से अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, अगर उसमें पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें जो है सिटीजन को या किसी भी सिटीजन को मना नहीं करा जा सकता एडमिशन के लिए। किस किस आधार पे मना नहीं करा जा सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो ये जो है आर्टिकल 29 कवर करता है। सो आर्टिकल 29 में पहली बात करी गई है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। यहाँ पे यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन यानी ये ग्रुप राइट्स की बात करी गई है, ग्रुप या फिर कलेक्टिव राइट्स, ये आप लिख लीजिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साइड बाय साइड। यानी यहाँ पे क्या बात बात करी गई है, जब सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करिए यहाँ पे यानी ग्रुप या फिर कलेक्टिव राइट्स की बात करी गई है। तो कोई भी जो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन या फिर ग्रुप है जो है, उसमें जो जो कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा है और उसकी अगर यूनिक कह सकते हो या डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसके पास पूरा हक है, वो जो पूरा का पूरा सेक्शन ऑफ सिटीजन है उनके पास पूरा हक है कि वो इन सारी चीजों को कंजर्व करें, इन सारी चीजों को कंजर्व करें, यानी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से क्या बोला है, किसी भी सिटीजन को जो है डिनाई नहीं करा जा सकता एडमिशन किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि मेंटेन करता है स्टेट। स्टेट मैंने आर्टिकल नंबर 12 में आप लोगों को बता रखा है। आई डोंट थिंक कि दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं पता स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का अभी फिलहाल मतलब समझे गवर्नमेंट, और डिटेल में देख लीजिए हमारा प्रीवियस लेक्चर। सो स्टेट यानी जो जो कि मेंटेन कर रहा है स्टेट, या फिर जिससे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको फंड मिलते हैं किससे? स्टेट के जरिए, तो वो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन मना नहीं करा जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। सो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है इसमें एक एक वर्ड आप लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो आर्टिकल 29 है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो रिलीजन है वो भी क्या है? आपके कल्चर का ही पार्ट होता है। तो जो रिलीजन है वो भी क्या है? आपके कल्चर का ही पार्ट है। तो जितने भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, कल्चर में रिलीजन भी आ गया आपका, तो कहने की ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि भाई आर्टिकल 29 रिलीजियस जो है, आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं उनको तो बचाता ही है, साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होती हैं उनको भी बचाता है। तो ऐसी माइनॉरिटीज जिनकी स्पेसिफिक यूनिक लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी ये आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है, और साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं उनको भी प्रोटेक्शन देता है। सो ये हो गया आर्टिकल 29 के बाद। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं बचाता, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं बचाता बल्कि मेजोरिटीज को भी बचाता है, या फिर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को बचाता है। कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 29 है ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा, इसमें लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसका क्या है? डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है। तो यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि भाई क्या है, माइनॉरिटीज को तो बचाता ही है आर्टिकल 29, या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, साथ में किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है? मेजोरिटी को, अगर उसका यूनिक कल्चर है, यूनिक जो है उसकी लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 29। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बोला है दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल लीडर है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल धरने पे अगर बैठ जाता है और बोलता है कि भाई जो हमारी फॉर एग्जांपल कोई ट्राइबल लीडर है, क्या है? ट्राइबल लीडर है, और वो धरने पे बैठ जाता है और बोलता है कि भाई मैं धरना इसलिए दे रहा हूं, मैं अपने लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जो यूनिक लैंग्वेज है, जो हमारी ट्राइब की यूनिक लैंग्वेज है, मैं उसको प्रिजर्व करवाना चाहता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, इसलिए गवर्नमेंट से हम ये चीज डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बिल्कुल क्या है? ये लीगल है, ये लीगल नहीं है। यानी राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज लीगल, या फिर ये जो है राइट इसमें कवर होता है आर्टिकल नंबर 29 में। यानी जो पॉलिटिकल स्पीचेस हो गई, या फिर ऐसे प्रोमिसेस जो कि लीडर्स करते हैं, ठीक है, किस किस चीज से रिलेटेड? कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर है, कोई नेता ये कहता है कि भाई वो शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में जाता है और बोलता है मैं आप लोगों की लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है, मैं कह सकता हूँ मैं आगे अपील करूंगा, और जैसे हमारी सरकार आएगी हम लोग इस जो आपकी लैंग्वेज है इसको हम कंजर्व कर लेंगे। तो ये जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, ये जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है।
और करप्ट प्रैक्टिसेस किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? दैट इज आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें ये चीज अलाउड है कि पॉलिटिकल स्पीचेस में प्रॉमिस करे जा सकते हैं, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, कि कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोमिस करे जा सकते हैं या पॉलिटिकल स्पीचेस दी जा सकती है। तो ये जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में अकाउंट नहीं करेगा इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आई होप सबको समझ आ रहा होगा ये। सो राइट टू एजुकेट फॉर द लैंग्वेज, राइट टू एजुकेट फॉर द लैंग्वेज जो है किसमें कवर है? आपके आर्टिकल नंबर 29 में। ये लेकिन ये जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये किसमें मेंशन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपनी रूलिंग में बोला है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहां तक। फिर बात करें जाए आर्टिकल नंबर 30 की। आर्टिकल जो नंबर 30 है वो बात करता है माइनॉरिटीज की। किसकी बात करता है? माइनॉरिटीज की और उनके द्वारा बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। यानी जो माइनॉरिटीज है वो जो है उनको पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 30 में, कि वो अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश करें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी ही मर्जी से एडमिनिस्टर करें। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास पूरा का पूरा राइट है अंडर आर्टिकल 30, उनके पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको एस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी करे प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें जो है स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल 30 की एक जो सीधा स्टेटमेंट वो क्या है? दैट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 30 है। इसमें एक बार डिटेल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 30 जो है ग्रांट करता है माइनॉरिटीज को, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, दोनों को ही क्या राइट्स देता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो जो है इस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से। all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choices। तो सबको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट कि भाई कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम या फिर कह सकते हो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज में आते हैं। तो मुस्लिम्स का सबसे बड़ा फॉर एग्जांपल जो दिल्ली में, ये आपने सुना होगा इसका नाम, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपने सबने सुना होगा। तो ये क्या है? एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि किस स्पेसिफिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है? मुस्लिम से रिलेटेड है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास प्रॉपर हक है, प्रॉपर राइट है आर्टिकल नंबर 30 द्वारा कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश करे। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करी जाए सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कहता है कि भाई अगर कह सकते हो स्टेट अगर एक्विजिशन करता है किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन की या प्रॉपर्टी की, तो जो है उसका जो कंपनसेशन है वो इस तरह से फिक्स करना चाहिए कि जो भी गारंटी मिलती है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल नंबर 30 में, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब एक बार इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो आई होप आपको फिर से समझाऊंगा मैं, तो समझ आना चाहिए। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इतनी लाइन का मतलब ये है कि जो कंपनसेशन जो है अमाउंट फिक्स करता है स्टेट जब वो कंपल्सरी एक्विजिशन करता है प्रॉपर्टी का किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, शॉल नॉट रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू देम। यानी जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया है, बहुत बड़ा कैंपस होगा इनका फॉर एग्जांपल, अगर यहां से कहीं मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से हाईवे निकालना चाहती है गवर्नमेंट, क्या निकालना चाहती है? कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से, जैसे फॉर एग्जांपल 100 एकड़ का अगर ये है, तो बीच में से अगर कहीं से हाईवे निकालना चाहती है गवर्नमेंट या सड़क बनाना चाहती है, तो उनको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की जो प्रॉपर्टी है एक्वायर करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत उनको एरिया जो है एक्वायर करना पड़ेगा। इसको एक्वायर करने के लिए जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी, उससे इनके जो राइट है, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो राइट हैं, वो जो है अफेक्ट नहीं होने चाहिए, उस पे जो है प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट जो है नहीं होना चाहिए। दिस इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। फिर थर्ड ये है
कि इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी। यानी जब जब भी कोई गवर्नमेंट एड देती है, जब भी कोई गवर्नमेंट एड देती है पैसे के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर जो है गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सिख माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ सपोर्ट कर रही है, इसी तरह से अगर मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी से जो रिलेटेड जो भी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ग्रांट जब मिलता है, जब एड मिलता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सबको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़े। सो एग्जाम्पल्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन, ये आई गेस शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो है स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनसे उन्हीं का एडमिशन होता है इस वाले इस कॉलेज इस स्कूल में। ठीक है। इसी तरह से सेंट स्टीफन कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। सो ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से सिख से रिलेटेड जो है, जो सिख जो कम्युनिटी है, उनके भी काफी ज्यादा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे खालसा कॉलेज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। सो आप नेट पे एक बार सर्च कर सकते हैं दैट एग्जांपल्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने आपको इसलिए थोड़ा बताया कि आपको आइडिया हो जाए कि किसको राइट मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किसको राइट मिल रहा है, यहाँ पे कलेक्टिव ग्रुप को राइट मिल रहा है। ये क्या है, कलेक्टिव राइट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कलेक्टिव राइट्स की बात हो रही है, या फिर ग्रुप के राइट्स की बात हो रही है, या फिर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात हो रही है। और सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में जो है, इसमें सेक्शन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, इसमें वर्ड यूज करना चाहिए माइनॉरिटीज की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटीज की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 29 में जो है बात हो रही थी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की, लेकिन आर्टिकल नंबर 30 में किसकी बात हो रही है, माइनॉरिटीज की बात हो रही है। फिर आगे बढ़े। सो आर्टिकल 30 जो है, उसमें एक और राइट इंक्लूडेड है कि भाई जो भी माइनॉरिटी है, वो एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चों को अपनी ही मन पसंदीदा लैंग्वेज में, अपनी ही मन पसंदीदा लैंग्वेज में, या फिर खुद की लैंग्वेज में। सो आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। यानी माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अगर अपने, कह सकते हो, बच्चों को वो जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है लैंग्वेज का। क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है लैंग्वेज का। और लैंग्वेज क्या है, कल्चर का ही पार्ट है। फिर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, थ्री टाइप्स के मेंशन्ड है। मतलब जो अभी तक हमने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं, इसमें जो है अभी हम थ्री टाइप्स के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 30 में। सो एक बार देखते हैं। तो पहला टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि रिकॉग्निशन देखते हैं। यानी ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर रिकॉग्निशन चाहते हैं, किससे, गवर्नमेंट से, कि भाई बस आप हमें एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या सर्टिफाई कर दो कि भाई ये जो है गवर्नमेंट से अप्रूव मिला हुआ है हमारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो ये हो गए पहले टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर दूसरे टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो हैं जो कि दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड। सॉरी, इसमें एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट वाला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो क्या है, रिकॉग्निशन तो लेते ही है गवर्नमेंट से। ये बोलते तो है कि भाई आप हमें सर्टिफाई कर दीजिए, आप हमें अप्रूव कर दीजिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। साथ में जो है हमें एड भी दे दीजिए, साथ में क्या है, एड भी दे दीजिए। सेकंड टाइप के वो वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ रिकॉग्निशन चाहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन एड नहीं चाहते या फिर एड नहीं मांगते। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से थर्ड टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो हैं जो कि ना ही रिकॉग्निशन मानते हैं गवर्नमेंट से, बोलते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी रिकॉग्निशन की, और ना ही हमें कोई एड चाहिए आपसे। सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो पहला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल नंबर 30 में, उसमें क्या है, एड भी है प्लस रिकॉग्निशन भी है। दूसरा क्या है, सिर्फ एड है, रिकॉग्निशन नहीं है। दूसरा क्या है, जिसमें रिकॉग्निशन है, एड जो है नहीं है। और थर्ड क्या है, जिसमें ना ही रिकॉग्निशन है ना ही
एड है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आर्टिकल नंबर 30 में हम पढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी पावर यूज कर सकती है। क्या यूज कर सकती है? गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन लगा सकती है, सिलेबस से रिलेटेड, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, एकेडमिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, सैनिटेशन यानी साफ सफाई से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड कि भाई टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। उसमें जो है गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन कर सकती है, फर्स्ट और सेकंड टाइप के। और फर्स्ट टाइप आपको मैंने बता दिया था ऐसा जिसमें जो है स्टेट से एड भी मिल रहा है और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। सेकंड क्या है? जिसमें सिर्फ रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इसमें जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकता है या अपनी रेगुलेटरी पावर लगा सकता है किन सारी चीजों से रिलेटेड जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है। थर्ड टाइप का ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें जो है जो कि ना ही रिकॉग्निशन लेता है गवर्नमेंट से, ना ही कोई मदद लेता है, एड लेता है। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो फ्री होते हैं, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी जनरल लॉज लगते हैं, इनके ऊपर भी जनरल लॉज लगते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है गवर्नमेंट से और ना ही गवर्नमेंट से कोई एड लेता है, वहां पे ऐसा नहीं है कि टीचर्स को सैलरी ना मिले, कि टीचर्स को साल साल की सैलरी ना मिले। ऐसा नहीं है। तो वहां पे क्या है? लेबर लॉ आपका लगेगा, इसी तरह से कोई इंडस्ट्रियल लॉ लगेगा आपका, इसी तरह से टैक्स लॉ भी लगेगा आपका। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ज्यादा फ्री हैं, उनके पास ज्यादा राइट्स हैं। ठीक है, उसमें इतना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन स्टिल जनरल लॉ जो है लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जैसे हो गया, लेबर लॉ एंड बाकी जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। फिर सीधा हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 32। ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आई होप सभी को समझ आया होगा। फिर आर्टिकल 32 करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 32 जो है मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि उसमें हमें एक बार डिटेल में रिट्स विट्स सारी चीजें पढ़नी है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।